हेनरी वेन और थॉमस जोस की इस दर्दनाक मौत ने पूरे मिस्र में खौफ का माहौल पैदा कर दिया। किताब को रिसर्च के लिए इसे अकेडमी ऑफ एंशिएंट स्टडी ऑफ इजिप्ट को सौंप दिया गया, लेकिन कोई भी इस किताब को पढ़ नहीं पा रहा था। वजह थी मौत का डर। किताब को एक खाली कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन आए रोज़ एक नई मौत ने सबको परेशान कर रखा था। मिस्टर डेवर, जो अकेडमी के फाउंडर थे, कुर्सी पर बैठे अपने सामने पड़ी लाल कपड़े में लिपटी किताब को देख रहे थे। इनका सेक्रेटरी रॉबिन इनके पास खड़ा था। सर, हमें मिस्टर रैने से रब्ता करना होगा, सिर्फ वही इस किताब को पढ़ पाएंगे। वो सिगरेट का लंबा कश लेकर बोला, तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो? ले जाओ इसके पास और पता करो इस किताब का राज। रॉबिन बगैर किसी देरी की किताब को मिस्टर रैने के पास ले जाता है। वो मिस्टर रैने को सारी बात बताता है। रॉबिन, मुझे तो लगा यह सिर्फ एक अफवाह है, रैले ने अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहा। नहीं सर, ये बिल्कुल सच है, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। रैले अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसने लाल कपड़े को किताब से हटाया। किताब पर बना खौफनाक चेहरा उसे देखता है और एक डरावनी हंसी के साथ गायब हो गया। माजी की एक झलक। किताब में बताया गया एक ताजर जिसका नाम जॉन निकलसन था, रेशम के कपड़े के लिए काफ़ी मशहूर था। शादी के 20 साल बाद भी उसे औलाद की खुशी नसीब नहीं हुई थी। एक दिन वो जब घर वापस जा रहा था तो उसे एक ज़ईफ़ औरत एक बच्चे और बिल्ली के साथ दिखाई दी, जो भूखे थे, और दुकानदार ने इसे दूध देने से इनकार कर दिया। जॉन निकलसन ने इसकी मदद की, इसे खाना खिलाया, पैसे दिए। इस औरत ने जॉन निकलसन को दुआ दी कि ऊपर वाला उसे ऐसी औलाद दे जो ना सिर्फ इसका फ़ख्र बने बल्कि तुम्हारी सारी नस्ल सदियों तक इसे याद रखेगी। ऊपर वाले की करनी कुछ ऐसी ही हुई कि जब वो घर लौटा तो उसे ये खुशखबरी मिली कि उसकी बीवी माँ बनने वाली है। खुशियों ने इसके घर जैसे बसेरा कर लिया, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक सलामत ना रही। इसकी बीवी हैला ने एक बहुत ही खूबसूरत बेटी को जन्म दिया, पर हैला का जिस्म बुरी तरह से काला पड़ गया। आंखों की पुतलियां सफ़ेद हो गईं और सांसें उखड़ने लगी। जॉन, मेरी बात गौर से सुनो। चाहे जो भी हो जाए, तुम हमारी बेटी की हिफाजत करोगे और ये घर छोड़कर चले जाओगे। ये लोग इसे मार देंगे और हमारी बेटी का नाम होगा एला निकलसन। ये कहकर उसने दम तोड़ दिया और वक्त ने साबित किया हैला की बात को। जब उसके अपने घर वालों ने उसकी बेटी को मारना चाहा, वो रातों रात घर से चला गया, लेकिन उसे बेमुहलक बीमारी हो गई जिसका कोई इलाज नहीं था। एला 20 साल की हो चुकी थी। अपने बाप को वो किसी भी तरीके से बचाना चाहती थी, लेकिन हर तरफ सिर्फ नाउम्मीदी थी। एक दिन वो घर से बाहर किसी से मिलने जाती है जो इसके बाप को ठीक करने का दावा कर रहा था। वो एरा को आवाज़ लगाते हैं, कहाँ जा रही हो एरा? बाबा, यहीं पास की जगह में, सुना है वहाँ एक हकीम है जो आपको ठीक कर सकता है। एरा ने अपना निचला होंठ दांतों के बीच दबाते हुए कहा। एरा, तुम जानती हो मेरी बच्ची, इसका कोई इलाज नहीं है। एरा नीली आंखों से अपने बाबा को देखकर बोली, आप चाहे जो भी कहें, मैं नहीं रुकूंगी। वो अपने आंसू साफ करते हुए बोली, तुम पहले ही कोशिश कर चुकी हो, अब बस करो। नहीं, मैं नहीं रुकूंगी। ये कहकर वो वहाँ से निकल गई। पास के गांव जाकर भी उसे कोई इलाज ना मिला। घर वापसी पर वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा। ये इसका दोस्त एल्बर्ट था। फिर से कुछ नहीं मिला। एरा नाम में सर हिलाती है। कुछ देर इन दोनों में बातें होती हैं और वो एरा को तसल्ली देता है। फिर उसने कहा, एरा, शायद मैं किसी को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकता है। कौन एल्बर्ट, कौन? वो इसकी तरफ देखती है। एल्बर्ट इसे एक अजीब सी जगह लेकर जाता है, एक वीरान गाँव जहाँ किसी का नामो निशान तक ना था। वो इसे एक घर में लेकर जाता है। अंदर एक आदमी कुर्सी पर बैठा था जो पूरी तरह से अपने लिबास में छुपा हुआ था। इसके जिस्म का कोई हिस्सा जाहिर नहीं हो रहा था। एल्बर्ट एरा को एक जगह बिठाकर इस शख्स से मुखातब होता है, उसे सारी बात बताता है। वो आदमी एरा की तरफ मुड़ता है। सुनो, मुझे एल्बर्ट ने सब कुछ बताया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? एरा ने पूछा। जब तुम्हारा बाप ठीक हो जाए तो मैं जो मांगू मुझे देना होगा। एरा राजी हो जाती है। वो इंसान इसे काले रंग का फूल देता है जो काफ़ी अजीब था। पास से देखो तो जैसे पंख, दूर से देखो तो काले कमल का फूल और खुशबू जैसे खून। ये लो, इसे अपने बाप को धीरे धीरे करके खिला दो। जैसे ही वो ये खाएगा ठीक हो जाएगा। एरा ने बिल्कुल ऐसा ही किया। वो चुपचाप खाने के जरिए फूल अपने बाप को खिला दिया। धीरे धीरे इसका बाप बिल्कुल ठीक हो गया, जैसे जवान हो गया हो। जॉन ने फिर से अपना कारोबार शुरू कर दिया। वो और एरा मिलकर काम करते थे। हर एक लम्हा वो एक दूसरे के साथ गुजारते, जैसे सालों बाद एक दूसरे की शक्ल देखी हो। वो दोनों बहुत खुश थे। 3 महीने गुजर गए। एक दिन वो दोनों घर वापस जा रहे थे कि वही आदमी इनके सामने आया और एरा से कहा, क्या तुम्हें अपना वादा याद है? एरा अपने बाबा को सारी बात बताती है और इस आदमी से कहती है, हाँ बिल्कुल, जो भी आपको चाहिए बताइए। वो एरा को एक चांदी का प्याला और एक खंजर पकड़ा कर कहता है, तो सुनो, अपने बाप को मारो इस खंजर से और इसका सारा खून एक प्याले में जमा कर लो
और वो खून मुझे दे दो। एरा का दिल जैसे रुक सा गया। खंजर और प्याला इसके हाथ से गिर गया और इसने ना में सर हिलाया। इसकी आंखों में आंसू थे। नहीं, मैं ये नहीं करूँगी। ठीक है, तो मैं खुद ही कर देता हूँ। वो आदमी जोहन की तरफ खंजर लेकर बढ़ा तो एरा इस पर झपट पड़ी। हाथापाई में इस शख्स के चेहरे से कपड़ा हट गया। एरा के तो होश ही उड़ गए। वो इंसान नहीं था, बल्कि एक खौफनाक इंसानी ढांचा था जिसकी हड्डियों से काला धुआं निकल रहा था और आंखों में आग सुलग रही थी। वह एरा को गर्दन से पकड़ लेता है और इसकी गर्दन को तोड़ने ही वाला था कि जोहन ने इसे पुकारा, मेरी बेटी को छोड़ दो, छोड़ दो। तुम्हें खून चाहिए? हाँ, मैं देता हूँ तुम्हें खून। ये कहकर वो खंजर से अपना गला काट लेता है। मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची, मगर मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था तुम्हारी हिफाजत का। बाबा, एरा चिल्लाई। इस आदमी ने इसे ज़मीन पर फेंका और खून को प्याले में भरने लगा। एरा ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। वो आदमी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, बेवकूफ़ लड़की, तुमने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। जो फूल तुमने अपने बाप को दिया था वो शैतानी फूल था और अब शैतानी फूल की सारी ताकत मेरी यानी ब्लैक लूसन की होगी। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और जब इसने प्याला होठों को लगाया तो एरा ने वो प्याला छीन लिया। शैतान कमीने, तेरी वजह से मेरा बाप मारा गया। वो शख्स जिसे बचाना मेरी ज़िंदगी का असली मकसद था, अगर मुझे वो नहीं मिल सकता तो तुझे जो चाहिए वो तुझे भी नहीं मिलेगा। ये कहकर वो सारा खून खुद ही पी लेती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। ब्लैक उसे काफ़ी मारता है और कैद कर लेता है। हर तरह की अजियत उसे देता है और हर रोज़ एक आज़ाद जिस्म से जुदा कर देता है। 10वें दिन वो गर्म लोहे की सलाखों को गर्म करके इसकी दोनों आंखों में घुसा देता है और एरा अपनी आखिरी सांसें लेती है और मर जाती है। ब्लैक अपने एक चेले से कहकर एरा की लाश को जंगल में दफना देता है। रात हो गई, हर तरफ खामोशी थी। तभी कब्र में से एक डरावनी हंसी सुनाई दी और इसमें दरारें आने लगी। पहले इसमें से खून जमीन पर बहता निकला, फिर काली कांटेदार जड़ें और फिर वो जिस्म। इसके सभी जख्म ठीक हो गए। बाल इतने लंबे हो गए कि खुद को इनमें लपेट सकती थी। लाल आंखें, लंबे नुकीले दरिंदे जैसे दांत, काले पंख इतने बड़े कि जब वो चलती तो ज़मीन पर वो भी चलते। आधा चेहरा इंसान का तो दूसरा चेहरा काली खारदार जड़ों से भरा हुआ और इसकी गुर्राहट जैसे एक वहशी दरिंदा अपने शिकार को ढूंढने के लिए बेताब हो। इसकी चीखों ने हर तरफ खौफ और मौत का आलम पैदा कर दिया। एरा अब एरा न रही, बल्कि डेविल में तब्दील हो